गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें हमने 2 किए थे। आज हम तीसरा शुरू करने वाले हैं। तो हम टॉपिक पर आते हैं। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये जो लॉ है ये आपको पता होगा, ये किसने दिया था? डाल्टन ने। तो इसकी स्टेटमेंट हम पहले लिखते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, then the different mass of one element which combine with a fixed mass of the other element are in a सिंपल, और बोल सकते हैं यहाँ पे हम स्मॉल होल नंबर रेशो। अब ध्यान से इस लॉ को आपने पहले पढ़ना है। क्या बोला हमने? बहुत सिंपल है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब एक चीज साथ में और आपको बता देता हूं कि बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और एक से ज्यादा अगर कंपाउंड बनता है तो वो लॉ कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको सीधा याद रखना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमने बोला व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, तो पहले तो हम 2 एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं कोई भी। हमने कंसिडर कर लिए यहाँ पे कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनेगा। तो हमने इसको फिर से एक बार लिख लिया यहाँ पे। तो पहले कंबाइन किया तो यहाँ बन गया CO2, और फिर अगर कंबाइन किया तो बन गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन का मास सारे जानते हैं कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे कितना आ गया? 16। अब हमने बोला व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, इसको हमने कंबाइन किया, देन इट विल फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। बट अब ध्यान देना यहाँ पे, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट। अब इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम। अगर यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो एक का 16 होता है, तो कितना हो गया यहाँ पे? 32, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे हो गया 16। अब देखिए जरा, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, इन दोनों में डिफरेंट मास किसका है? देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे 32 और यहाँ पे 16, तो डिफरेंट है। द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, तो फिक्स्ड मास किसका है? कार्बन का। ऑफ अदर एलिमेंट किसमें होगा? आर इन ए सिंपल होल नंबर रेशो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिर ध्यान देना, हमने लिखा यहाँ पे फिर डिफरेंट मास किसके हैं? मासेस ऑफ ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? 32 ग्राम, और नीचे क्या है? 16 ग्राम। इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, विच कंबाइन किसके साथ? कंबाइन विद, ये बोला है हमें यहाँ पे, विद फिक्स्ड मास ऑफ, किसके साथ है? फिक्स मास किसका है? कार्बन का है, तो फिक्स मास ऑफ कार्बन। तो इसका कितना हो गया? 12 ग्राम।
तो यही बोला है इट बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशो, जो डिफरेंट मासेज हैं वो सिंपल होल नंबर रेशो देंगे। तो क्या आ गया यहाँ पे 32:16, तो क्या हो गया यहाँ पे 2:1। तो दिस इज ए सिंपल होल नंबर रेशो, हेंस द लॉ इज प्रूव्ड। हमारा जो लॉ है वो क्या हो गया यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, जो हम ऊपर बोलना चाहते थे। तो सिंपल सा लॉ था जो हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। अब 2 एलिमेंट कंसिडर करने थे हमने यहाँ पे, तो 2 एलिमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं। मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, हमने ले लिए हाइड्रोजन और हमने दूसरा ले लिया ऑक्सीजन। यहाँ 2 बार ले लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो फर्स्ट टाइम जब मिले तो ये बन गया वाटर H2O, और दूसरी बार बन गया हाइड्रोजन और ऑक्साइड H2O2। अब हाइड्रोजन का सबको पता है कितना होता है 1, और ऑक्सीजन कितना होता है 16। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 16, लेकिन हाइड्रोजन हमने यहाँ पे कितने लिए हैं 2 लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 2:16। यहाँ पे भी 2 लिए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2:2। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो हम यहाँ 2 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। तो अब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं फिर से। डेफिनेशन क्या बोलती थी, when two elements combine it will form more than one compound, एक से ज्यादा कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास बन गया। then the different masses ये है वो, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of other element, उसके साथ जब इसको मिक्स करेंगे it bears a simple whole number ratio। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम यहां लिख सकते हैं नीचे डिफरेंट, जो अभी हम बात कर रहे थे ऊपर, किसके हैं डिफरेंट मासेस, डिफरेंट मासेस ऑफ किसके होंगे ऑक्सीजन के। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास 16 ग्राम और दूसरा क्या हो गया 32 ग्राम। इसको कंबाइन करेंगे, विच कंबाइन विद किसके साथ फिक्स्ड मास के साथ, फिक्स्ड मास ऑफ किसका है हाइड्रोजन का है। तो यहां लिख दिया हमने H, और वो कितने ग्राम है 2 ग्राम। इट बेयर्स ए सिंपल होल नंबर रेशो, तो इसकी होल नंबर रेशो क्या आ गई सिंपल। तो क्या आ गई यहाँ पे 16:32 मीन्स 1:2। तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लॉ था, बहुत सिंपल सा लॉ था। अब आपने यहाँ पे क्या चीज ध्यान देनी थी कि एक का मास फिक्स्ड होना है। क्या हुआ, क्या था यहाँ पे हमारे पास मेन, एक का मास क्या होना है फिक्स होना चाहिए, और दूसरे का क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। और जिसका मास डिफरेंट है, देख रहे हो आप, जिसका मास डिफरेंट है वो सिंपल होल नंबर रेशो में आना चाहिए। तो सिंपल होल नंबर रेशो में आना चाहिए, तो ये आ गई 1:2, 2:1, 3:2। ये होती है सिंपल होल नंबर रेशो या स्मॉल होल नंबर रेशो। अब एक चीज और ध्यान दे दीजिए यहाँ पे, अगर आती है 7:5 देन दिस लॉ इज नॉट वैलिड। ध्यान देना इस चीज को, नॉट वैलिड, क्योंकि हमने बोला है सिंपल होल नंबर रेशो, ना कि इतनी बड़ी 7:5, 6:5 नहीं होगी, ये कभी नहीं होगी। तो लॉ क्या हो जाएगा हमारा नॉट वैलिड। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। ओके, तो ये हमारा लॉ नंबर 3 था जो हमने अभी यहाँ पे किया। अब मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ यहाँ पे, जो थोड़ा टिपिकल भी होगा और आपको समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलो उसको हम लेते हैं। देखो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं इसमें हमने 2 एलिमेंट कंसिडर करने हैं। यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिए नाइट्रोजन और एक हमने कंसिडर कर लिया ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके कंपाउंड क्या बन जाएंगे वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, कंपाउंड्स उसके क्या बनेंगे। तो हम इसको एक ऐसे बॉक्स में बना लेते हैं, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे इसके कंपाउंड आ जाएंगे। अब देखो
जब भी हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो एक कंपाउंड तो हमारा ये बन जाएगा N2O, एक बन गया हमारे पास NO, एक बन गया हमारे पास N2O3 और एक बन सकता है NO2 और एक बन गया हमारे पास N2O5। तो ये 5 कंपाउंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हमारे पास बन गए। अभी सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन का मास जो है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, पता ही आपको 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो अब यहाँ पे देखो जरा, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे 28, ऑक्सीजन 1 है तो कितना हो गया 16, नाइट्रोजन तो कितना हो गया 14 और यहाँ पे कितना हो गया 16, यहाँ पे 2 हैं तो क्या हो गया 28 और यहाँ पे हो गया 48, यहाँ पे 1 है तो कितना हो गया 14, यहाँ पे 2 है तो कितना हो गया 32, यहाँ पे 2 है तो कितना हो गया 28 और यहाँ पे हो गया 80। ओके, अब हम अपने लॉ के ऊपर आते हैं। अब इस चीज का आपने ध्यान देना है, जो हमारा लॉ है उस लॉ में हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, हम उसके ऊपर जाते हैं। हमने बोला था व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, तो एक से ज्यादा कंपाउंड ही बने, 2 3 4 हमारे तो 5 बन गए यहाँ पे, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास। देखिए यहाँ पे डिफरेंट मासेस मान लो, इसको मान लेते हैं और इसको फिक्स, तो ये फिक्स तो दिख नहीं रहा, तो हमारा लॉ यहाँ पे हमें प्रूव होता हुआ दिख नहीं रहा है कि ये कैसे प्रूव होगा। अब तो अब इस चीज को हमने एक नई तरीके से सोचना है। देखो क्या करना है, हम इसको अब ऐसे ऐड ऑन कर लेते हैं यहाँ पे और इसको ऐसे समझ लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन और फिर से यहाँ पे लिखा हमने ऑक्सीजन। अब हमें एक किसी भी एलिमेंट के मास को फिक्स रखना है, किसी भी इन दोनों में से किसी भी फिक्स रखना है। तो हमने यहाँ पे सोच लिया कि हम इसको फिक्स कर देते हैं कि मास ऑफ नाइट्रोजन, इसको हमने क्या रख दिया यहाँ पे फिक्स, इसको हम फिक्स रख देते हैं। सो देखो कैसे करते हैं, देखो 28 है तो हमने 28 ही रहने दिया और यहाँ पे हमने 16 ही रहने दिया। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितना है 14, लेकिन हमें फिक्स रखना है तो हमें यहाँ पे 28 लेके आना है। तो अगर हम इसको 28 करते हैं तो इट मीन्स ये डबल हो गया इसका, तो इसका हमें ये डबल करना पड़ेगा, यहाँ पे हो गया 32। क्यों? क्योंकि इसकी रेशियो तो सेम रहेगी। अगर हम इसको डबल करते हैं और इसको हम डबल करते हैं तो ये 28 किया, इसको हमने 32 कर दिया। यहाँ पे 28 ही है, इसको फिक्स रखा, इसको 48 ही रहने दिया। यहाँ पे फिर से क्या है 14 है तो इसको फिर हमने डबल कर दिया, मतलब 28। तो इसका डबल कर देते हैं तो कितना हो गया 64। इसको सेम ही रखा क्योंकि 28 ही है और यहाँ पे 80 है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, अब हम फिर से लॉ के ऊपर आ रहे हैं, डेफिनेशन के ऊपर, कि जब 2 एलिमेंट को हम मिलाते हैं तो मोर देन 1 कंपाउंड बनते हैं। देन द डिफरेंट मासेस, ध्यान दो, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो फिक्स मास है यहाँ पे देख लो 28 28 28। ठीक है, इट बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशो। जो ये डिफरेंट मासेस है उसकी होल नंबर रेशो आनी चाहिए। तो देखें जरा यहाँ पे हम इस चीज को करके 16:, क्या हो गया 32:48 (to 64 (80). तो रेशो क्या आ रही है देखो 1:2 (3 (4 (5). हेंस द लॉ इज क्लियर हो रहा है आपको, हेंस द लॉ इज प्रूव्ड। हो गया हमारा काम। तो अब अगर पेपर में आपको ऐसा आता है कि एक से ज्यादा कंपाउंड बने हुए हैं और सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, तो क्लियर हो जाओ बिल्कुल कि कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इसमें स्मॉल होल नंबर रेशो होनी चाहिए, जो मैं बार बार आपको पीछे बता रहा था अभी, स्मॉल होल नंबर रेशो आपकी होनी चाहिए। तो ये हमारा 3rd लॉ कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में वैसे तो हमने 4th करना है, लेकिन अभी जो हमारा लॉ है ये हमारा एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन ये वैसे हमारे सिलेबस में होता है। तो इसको हम 4th नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं हैशटैग लॉ। ये हमने ही नाम रख दिया इसका हैशटैग लॉ। तो हैशटैग लॉ जो है हमारे पास, इसका नेम क्या है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है लॉ ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और थोड़ा टिपिकल भी है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको आप जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन शुरू में कई बार ऐसे लगता है कि ये समझ में नहीं आया। तो ध्यान देना, लॉ ऑफ, इसको हम ये भी बोल देते हैं इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ठीक है जी, तो ये हमारा लॉ का नेम है
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो बच्चों हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और डेफिनेशन लिखने के बाद फिर हम इसको समझते हैं कि ये लॉ है क्या। तो देखो लिखो इसमें, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स combine separately किसके साथ, with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio, ये मेन है टू द रेशो ऑफ मासेस, लंबा है थोड़ा, रेशो ऑफ मासेस टू द रेशो ऑफ मासेस इन विच, क्या लिखा आपने, इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन, themselves combines। तो बच्चों ये जो लॉ है ये थोड़ा सा लंबा है, देखने में भी और समझने में भी थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको एक वन टाइम पे, लेकिन इजी है। तो एक बार इस लॉ को फिर पढ़ लेते हैं जल्दी से। When two elements combine separately with the fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so be a simple whole number ratio to the ratio of masses in which they combine, they themselves combines। Okay, so अब हम इस चीज को वन बाय वन एक एक लाइन करके इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो यहाँ बोला है when two elements, तो इससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, दो एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। तो मैंने ले लिया एक कार्बन और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे सल्फर। When two elements combine separately, अलग अलग इनको हमने कंबाइन करना है with the fixed mass of third element। तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे मैंने ले लिया ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो आपको पता है क्या बनता है, CO2। और जब सल्फर और ऑक्सीजन मिले तो यहाँ पे बना SO2। अब एक बार हम साइड में फिर से लिख लेते हैं, कार्बन का मास 12 होता है, सल्फर का मास 32 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो जल्दी से हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, कार्बन का 12 है तो यहाँ पे आ गया 12:2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 32, यहाँ पे आ गया 32:32 दोनों, ठीक है। अब हम फिर से डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं। When two elements combine separately with the fixed mass of third element, when two elements combine separately with the fixed mass of third element, ध्यान देना यहाँ पे ऑक्सीजन फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिक्स है यहाँ पे देखो 32, और यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो क्या है 32, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो आगे हमने बोला है देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो वेरी सिंपल होल नंबर रेशियो, जिसके साथ इसे कंबाइन किया गया है फिक्स के अलावा। तो कौन से हैं वो, कार्बन एंड सल्फर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपने नीचे लिखना है अपने नोट्सों में, मैं साइड में लिख रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कार्बन एंड सल्फर combines separately, किसके साथ, with the fixed mass of कौन था वो, ऑक्सीजन, in which या in the ratio of masses, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। अब तो वो क्या आ गया
कार्बन इज टू सल्फर, तो क्या है यहाँ पे 12 इज टू 32, तो ये 4 से कट जाएगा तो 3 इज टू 8, तो ये रेशो आ गई हमारे पास। तो फिर से हम डेफिनेशन के ऊपर जा रहे हैं और इस चीज को समझ रहे हैं। हमने बोला व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन करेंगे सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, इसके साथ किया, देन द रेशो फिक्स्ड कैसे है, देखो ये देखो 32 और 32, देन द आगे ये मेन है, देन द रेशो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो वियर ए सिंपल होल नंबर रेशो, ये है वो कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ मासेस, ये तो ये आपका आ गया वेयर ए सिंपल होल नंबर रेशो। अब आता है आगे टू द रेशो ऑफ मासेस इन विच दे कंबाइन देमसेल्व्स। अब देखो जब हम कार्बन और सल्फर को आपस में कंबाइन कर देते हैं देमसेल्व्स, तो यहां बन जाता है CS2। तो अब क्या होगा यहाँ पे 12:2, तो यहाँ पे हो गया 32 होता है तो 2 है तो 64 हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम इस चीज को फिर से लिखते हैं, तो अब हमारे पास आ गया रेशो, ये भी आपने नीचे लिखना, उसके नीचे रेशो ऑफ masses in which carbon and sulfur themselves combine, जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा कार्बन इज टू सल्फर, अब क्या हो गया 12:64, ये देख रहे हो आप ऊपर 12:64, तो ये कट के हमारे पास 4 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 3:16। ध्यान देना अब यहाँ पे 3:16, और यही लास्ट में हमने बोला है इनकी जो रेशो होगी, देखो जो पहले देन द रेशो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, वो ये हमारे पास आ गई, और फिर आगे रेशो ऑफ मासेस इन विच दे कंबाइन देमसेल्व्स, वो हमारे पास ये वाली आ गई, और यहां लिखा है टू द, अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो इट बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशो, तो हमारी सिंपल होल नंबर रेशो आनी चाहिए। तो हम इसको ले लेते हैं 3/8 इज टू, यहां पे आ गया 3/16, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 48:24, और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2:1, तो दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो, हेंस द लॉ इज प्रूव्ड। हमारा लॉ यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो बच्चों ये लॉ थोड़ा लंबा है, लेकिन आपने हर लाइन का मीनिंग समझना है, फिर आपने एग्जाम्पल के ऊपर जाना है कि अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां पे आता है कि 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स कंबाइन, जब भी हम 3 एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो जो भी बनेगा। अब जैसे ही 3 एलिमेंट की बात आती है आपने एकदम लिख देना है, वहां पे अगर ऑप्शन में होगा कि कौन सा लॉ है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, तो आप सीधा लिखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है, क्योंकि 3 एलिमेंट है। और अगर मल्टीपल की बात होगी तो वहां पे 2 एलिमेंट होंगे। तो ये हमें सीधे सीधे ही पता होना चाहिए कि वहां पे ये कौन सा हमारे से पूछ रहा है। अब यही लॉ को चलिए मैं एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर से हम इस डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करेंगे। हमने बोला था 2 एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे, तो हमने यहाँ पे ले लिया सल्फर और यहाँ पे हमने ले लिया ऑक्सीजन। दे आर कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास हमने हाइड्रोजन का ले लिया। तो जैसे ही हम इसको आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा H2S, और अगर हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं तो वाटर बनता है, ठीक है। साइड में हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है मास, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हम अब यहाँ लिख लेते हैं, देखो 2 है तो यहाँ पे आ गया 2:32 और यहाँ पे आ गया 2:16, ये आ गया यहाँ पे। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, अब फिर से मैं डेफिनेशन के ऊपर जाना चाहूंगा। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ध्यान दो यहाँ पे फिक्स्ड मास ये है ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये है फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो रेशो किसकी देखनी है अब हमने यहाँ पे, अब रेशो किसकी देखनी है हमने, सल्फर एंड ऑक्सीजन की, क्योंकि फिक्स तो इसका हो गया तो सल्फर और ऑक्सीजन की। तो हम फिर यहाँ पे जैसे हमने पहले लिखा था रेशो
of masses of sulfur and oxygen which combines with fixed mass of किसका था, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे सल्फर इज टू ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा 32:16, तो क्या आ गया 2:1। तो ये एक रेशो ये आ गई हमारी। अब हम आगे डेफिनेशन को देखते हैं। तो वहां लिखा था टू द रेशो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन, ये आपस में जब कंबाइन करेंगे, इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन, तो यहाँ पे क्या बन गया SO2। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे सल्फर की 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 32, यहाँ पे भी क्या हो गया 32। तो अब हम इसका लिख देंगे यहाँ पे रेशियो ऑफ masses in which sulfur and oxygen themselves combine। तो सल्फर इज टू ऑक्सीजन, तो क्या आ गया हमारे पास, 32:32, तो क्या आ गया 1:1। और अगर हम इन दोनों रेशो को आपस में क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तो क्या हो गया 2/1:1/1। तो हमारे पास रेशो क्या आ गई 2:1। हेंस द लॉ इज अगेन प्रूव्ड। तो हमने एक और एग्जाम्पल के साथ इस चीज को क्लियर कर लिया कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ये था लॉ, थोड़ा लंबा था, लेकिन इसको आप थोड़ा सा आराम से करेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए। अब ये हैशटैग लॉ आपका खत्म हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ लॉ के ऊपर। 3 हमने कर लिए थे, 5 लॉ हैं। तो ये है गे-ल्यूसेक लॉ of combining volumes तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या है ये। when gases react they do so in volume where a simple whole number ratio to one another and to the volume of products formed if gases। ध्यान देना डेफिनेशन के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वॉल्यूम में करती हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, और उनकी क्या आती है, इट बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो। और अगर प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं तो वो भी गैसेस में ही होने चाहिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। हमने H2 गैस Cl2 के साथ इसको रिएक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया HCl, ये भी गैस है। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए 2 मोल इसके। तो यहाँ पे आ गया इसका 1, इसका भी 1 आ गया वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 2 है। अब अगर हम ऐसे मान के चलते हैं कि हमने 20 ml, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 20 ml हमने एक गैस ली और उसको रिएक्ट किया किसके साथ, 20 ml, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 20 ml लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl बने हैं।
तो 20 ml अगर हमने एक के लिए ली है तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी 40 ml। तो ये चीज ध्यान देनी है आपने। और अगर इसकी रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पे आ गई आपकी 1:1:2। तो यही हम बोलना चाह रहे थे कि सिंपल होल नंबर रेशो इसकी यहाँ से ऐसे आएगी। अब अगर हम एक और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, जो हमें और इस लॉ को समझाएगा। जैसे कि हमारे पास अब एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है when 100 ml of methane क्या होती है CH4 once it produces, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे it produces CO2 and H2O। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 required and CO2 produced। ये देखिए, कंसंट्रेट करना इसके ऊपर। व्हेन 100 मोल ऑफ मीथेन, अब पहले हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। देखिए रिएक्शन लिखना इसके लिए जरूरी है। पहले मीथेन को हमने बर्न किया। बर्न कैसे होता है, ऑक्सीजन के साथ। क्या बना, इट प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर, सबको पता है। और प्लस क्या निकलती है यहाँ पे, सम हीट। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। कैसे होगा, ये गैसेस में ही है, ये गैस में है, ये गैस में है, लेकिन ये लिक्विड है, वाटर। सो यहाँ पे अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ध्यान देना आपने, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन आ गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 लिए हैं, तो हम इसको 4 कर देते हैं, तो ये 4 हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखो बढ़ गए, तो यहाँ पे कितने हो गए 2, और ये 2 कितने हो गए 4, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारा रिएक्शन अभी कंप्लीट हो गया। ये तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अभी ध्यान देना आपने, अब यहाँ पे हमने 1 मोल यूज किया है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया यहाँ पे 1। यहाँ पे 2 किया है, तो इसका क्या आ गया 2। यहाँ पे हमने 1 किया है, तो इसका क्या आ गया 1। लेकिन इसका नहीं लेना है, ध्यान देना है सॉरी, यहाँ पे जो हमने बोला था सिर्फ गैसेस कंपोनेंट ही जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो लिक्विड की कोई बात नहीं हुई है, इसलिए वाटर को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो अब मान के चलिए, अगर हम ऊपर बात कर रहे हैं 100 ml ऑफ मीथेन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 ml यहाँ पे यूज की हमने, तो इसके 2 मोल यूज हुए हैं, तो यहाँ पे कितनी हो गई 200 ml। और यहाँ पे CO2 जो बनी है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 वॉल्यूम है, 1 मोल है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 100 ml। तो ये हो गया, तो ये हमारा आ गया यहाँ से। सिंपल था ये बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा इससे डिफरेंट एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, जो हमें और ज्यादा इस लॉ को क्लियर करेगा। तो देखेंगे अभी हम, देखिए तो वो हमारे पास है। तो हम एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, अगर हम 60 ml ऑफ N2 गैस को मिक्स करते हैं 60 ml ऑफ H2 गैस के साथ, तो फाइंड करना है, फाइंड द रिजल्टेंट मिक्सचर कॉम्पोजिशन। ये हमें फाइंड करना है, रिजल्टेंट मिक्सचर कॉम्पोजिशन। तो हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, और सीधे पहले तो हम इसकी इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमने बोला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम मिक्स कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया N2 गैस है, हाइड्रोजन को किया साथ में गैस है, और यहाँ पे बन जाता है NH3 अमोनिया। अमोनिया बनेगा, आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH3 बनता है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा रिएक्शन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे 1 है, तो ये 1 वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे हमारे पास 3 वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे 2 है, ये भी गैस है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 वॉल्यूम। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई यहाँ पे। यहाँ
अब आपने ध्यान देना है यहाँ पे, क्या ध्यान देना है आपने यहाँ पे, देखो ऊपर अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं 60 ml ऑफ N2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 ml। और अगर ये 1 मोल के लिए यूज हो रही है तो नाइट्रोजन तो हमारी हो गई 60 ml, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे हम 3 मोल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे तो फिर 60 है तो हम कितना ले लेंगे 180 ml, ये बात हो गई। लेकिन अगर आप अपनी स्टेटमेंट में ध्यान दें तो स्टेटमेंट में हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कितनी दी हुई है 60 ml ही दी हुई है, लेकिन हम तो यूज करना चाह रहे हैं 180 ml, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज करेंगे, वी विल चेंज आवर अप्रोच। मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे वी विल चेंज आवर अप्रोच, ये चीज ध्यान देने वाली है। अभी मैं फिर से एक बार एक्शन को लिख रहा हूं और इसको थोड़ा अच्छे से और समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 2NH3 और ये G। अब ये 1 वॉल्यूम था, ये बोल चुके हैं हम, ये 3 है और ये हमारे पास 2 है। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, अब अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि हम जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन था उसका तो हमें क्या दिया हुआ है 60 ml है, लेकिन हाइड्रोजन का भी हमें 60 ml दिया हुआ है। अगर मैं हाइड्रोजन को लिख लेता हूं यहाँ पे 60 ml, तो 3 मोल के लिए हमने कितनी यूज की 60, तो 1 के लिए हम कितनी करेंगे, तो 60 नहीं करेंगे, अब कितनी करेंगे 20 ml। ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे 1:3 है, यहाँ पे 3 भागिए 1 भागिए, तो इसका मतलब 60 अगर हमने यहाँ पे लिया तो इसको हम क्या ले लेंगे 20 ले लेंगे। और यहाँ पे 2 मोल है तो नेचुरली 1 मोल के लिए 20 है, तो 2 मोल के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा 40 मोल। बात क्लियर हो गई होगी, अब आपको बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं अपने जो हम बात करना चाह रहे थे, रिजल्टेंट मिक्सचर क्या आया हमारे पास। रिजल्टेंट मिक्सचर ये आया कि एक तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है दैट इज एमोनिया, एमोनिया हमारे पास आ गया है यहाँ पे 40 ml, ये तो हमारे पास आ गया रिजल्टेंट मिक्सचर। अब कुछ चीज हमारे पास बच भी गई है जो अनरिएक्टेड है, ध्यान देने वाली बात है। हमने यहाँ पे ऊपर बोला था कि नाइट्रोजन 60 ml है, लेकिन यूज कितनी की हमने यहाँ पे, यूज हमने की है 20 ml, तो लेफ्ट कितनी रह गई हमारे पास 40 ml। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड N2 नाइट्रोजन कितनी है 40 ml। तो दिस इज द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो ये हमारा हो गया, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि ये कैसे करना था हमने। अब हम आते हैं अपने लास्ट लॉ की तरफ, और उस लॉ का नाम है हमारे पास, उस लॉ का नाम है हमारे पास एवोगैड्रोज लॉ। तो उसका नाम है एवोगैड्रोज लॉ। 5th है ये, 5th लॉ है हमारे पास और इसका नाम है एवोगैड्रोज लॉ, ये भी बोल देते हैं एवोगैड्रो लॉज ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। तो यहां पे हम बोलते हैं सीधे ही कि अंडर सिमिलर conditions of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contains equal number of molecules। बहुत इजी है, समझना है इसको आपने। हमने बोला कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम, अगर गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ
जो मॉलिक्यूल हैं वो भी क्या रहते हैं, यहाँ पे सेम रहते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा सिंपल सा। मान के चलिए हमारे पास है 100 ml ऑफ H2, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, हमने ऐसे बोल दिया कि हमारे पास हैं X मॉलिक्यूल्स। मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंटेनर है और उसके अंदर ये गैस भरी हुई है और वो गैस कितनी है 100 ml, उस सिलेंडर की कैपेसिटी है 100 ml ऑफ H2, तो कितने मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, X मॉलिक्यूल्स। अब मैं इसी चीज को ऐसे बोल दूं कि इन द सेम वेसल 100 ml ऑफ O2 में अगर यहाँ पे बोल देता हूं तो क्या होगा, तब भी कितने होंगे यहाँ पे X मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि कंटेनर सेम है, उसकी कैपेसिटी भी सेम है, सिर्फ गैस चेंज हुई है, तो मॉलिक्यूल उतने ही पाए जाएंगे जितने दूसरी में थे। यही चीज अगर हम बोल देते हैं 100 ml ऑफ यहाँ पे NH3 अमोनिया, तो फिर से क्या होगा X मॉलिक्यूल, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो दूसरा हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं क्या चीज कि मान लीजिए हमारे पास हम ऐसे बोल देते हैं कि 100 ml ऑफ मीथेन गैस है, तो यहाँ पे हैं बाई मॉलिक्यूल्स, और अब अगर हम बोल देते हैं कि 100 ml ऑफ CO2 गैस है, तो वहां पे भी कितने होंगे, बाई मॉलिक्यूल्स। बट अगर हम यहाँ बोल देते हैं कि 50 ml हो जाता है, अगर 50 ml ऑफ CO2 गैस, तो क्या हो जाएंगे, क्योंकि हाफ हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Y/2 मॉलिक्यूल्स, तो ये भी हाफ हो जाएंगे, तो इसलिए हम फिर लास्ट में ये बोल सकते हैं कि इस लॉ को ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके ऊपर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमेशा वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे ये पांचों ही लॉ जो है यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो आपने ध्यान से इनके नोट्स बनाने हैं और सीरियसली इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। और मिलते हैं फिर, बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।